नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज है सारा आकाश का छठा अध्याय, जिसमें मैं कोशिश करती हूँ जितना कवर अप करने की। और मैंने एक नई कहानी हॉरर स्टोरी डाली है दरवाजे की ओट से, जो बंगला कहानी का हिंदी रूपांतर है। इस कहानी को मैंने अपने नए चैनल इंडियन यूट्यूबर सुनीता के किस्से कहानी पर अपलोड कर दिया है, तो आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और संग में आई बटन पर भी दे दूंगी। आप वहां पर मेरे नए व्लॉग भी देखिए। उस व्लॉग में मैं जो कुछ किस्से होते हैं, हॉरर किस्से, हॉन्टेड किस्से होते हैं, उनको मैं लाइव भी बताती हूँ, तो आप वहां पर जाकर सुन सकते हैं। और नई कहानी कैसी लगी आप बताइएगा। उसमें कुछ मैंने इफ़ेक्ट्स भी डाले हैं, आप बताइएगा कि कैसी लगी कहानी आपको दरवाजे की ओट से। तो ज़रूर सुनिएगा और मेरे नए चैनल इंडियन यूट्यूबर सुनीता के किस्से कहानियों को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। तो चले शुरू करते हैं सारा आकाश। खाना वाना खाकर दिवाकर के यहाँ से निकले तो 11 बज गए थे। घर पर कहकर भी नहीं आया था। जाकर वहाँ डांट पड़ेगी कि तबीयत ठिकाने आ जाएगी। कम से कम कहीं जाओ तो पूछताछ कर तो जाओ। जब आधी रात में किवाड़ खुलवाना भी एक समस्या होगी, जो भी खोलने आएगा वह अपने कष्ट और मेरी जिम्मेदारियों पर भाषण देना अपना परम कर्तव्य समझेगा। एक एक कदम चलते दिल धसक रहा था। सड़क और गलियां सुनसान पड़े थे। मकानों के ऊंचे नीचे होने की वजह से सड़क पर चांदनी कटी फटी फैली थी। कोहरा मिलकर अजब धुंध सा छाया था। जाने के मन में बड़ी बेचैनी छाई थी और भीतर कुछ कसक उठता था। हुआ यूं कि मुन्नी के कारण उस दिन तो सिनेमा जा नहीं पाए थे। 2-3 दिन बाद वह प्रोग्राम बना। रात को 10 बजे सिनेमा खत्म हुआ। बहुत अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन नायक नायिका के प्यार के कुछ दृश्य सचमुच मन पर छाए रहे और कसक होती रही कि काश काश ये मेरे भी जीवन में उतर पाते। बहुत दिन बाद सिनेमा देखा था। लौटे तो पैदल की घर की ओर चले। मैं और दिवाकर पास पास थे। किरण कुछ दूर हटकर चल रही थी। और भी अनजाने स्त्री पुरुष सिनेमा के किसी न किसी पक्ष के बारे में बातें करते चले जा रहे थे। किरण मुझसे या मेरे सामने प्रायः नहीं ही बोलती थी। सिनेमा आने के समय जो संकोच मन में आया था वह अब फिर नए सिरे से जाग उठा। मेरे कपड़े उन लोगों से काफी नीचे स्तर के थे। मुड़ी तुड़ी ऊंची सी कमीज, पैंट, भद्दे फटे पुराने से सैंडल। विचित्र बात यह थी कि अपनी गांठदार चोटी पर मुझे इतनी झेप कभी नहीं हुई जितनी उस समय। उसे तो मैंने बड़े ही बेमालूम ढंग से खोलकर शेष बालों में मिला लिया। हाथ फेर फेर कर देख लेता, कहीं वे अलग उठ तो नहीं आई है। मन में एक बार आया कि मान लो इसे कटा ही डाला जाए तो। फिर साथ ही धिक्कार उठा, छी, मेरे मन में भी क्या क्या बातें उठती हैं आजकल। तभी पास आकर दिवाकर बोला, कहो जी महाराज, कैसे कट रहे हैं आजकल दिन? क्या कर रहे हो आजकल? मुझे भाई साहब की बात याद आ गई। सुबह ही तो बैठक में उन्होंने कहा था। क्यों, क्या इरादा है? इम्तिहानों से तो छुट्टी मिल गई ना। मेरा इरादा क्या है, जो भी आप कहें। मैं समझ गया कि उनका मतलब नौकरी कर लेने को है। अब कहीं कुछ कोशिश वोशिश करो, अपने उस दोस्त से कहो। रिजल्ट तो निकल जाने दीजिए। अब कहीं अप्लाई भी करूं तो क्या लिखूं? अरे रिजल्ट आने में तो 2-2.5 महीने लगेंगे। तब तक भी तो कुछ करोगे ही, या यूं ही वक्त बर्बाद होगा? चिंता भरे स्वर में भाई साहब बोले, घर की हालत तो तुम देख ही रहे हो। मेरे 90-100 रुपए में हींग भी नहीं लगती। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अमर कुंवर को अगर हम दोनों अच्छी तरह पढ़ा लें तो उन्हें भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी। हाँ हाँ, कुछ तो देखूंगा ही, मैंने टालने को कहा। अपने उस दोस्त से कहो ना कहीं तलाश कर ही देगा। उसके तो 20 जान पहचान वाले होंगे। उन्होंने फिर दिवाकर की ओर इशारा किया। पूछूंगा। असल में भीतर से आती हुई बाबूजी के चीखने की ऊंची ऊंची आवाजों ने मेरा ध्यान उधर खींच लिया। विषय बदलने को बोला, बाबूजी क्यों नाराज हो रहे हैं भीतर? हालांकि बात मेरे लिए कतई महत्व नहीं रखती थी। किसी न किसी पर नाराज हो ही रहे होंगे। जो जिसका काम है वह कर रहा है, इसमें इतनी फिक्र की क्या बात है? पर अब इस बात को टालना जो था। आओ देखे किस पर नाराज होकर चिल्ला रहे हैं। शायद भाई साहब और हम भीतर आ गए। उन्होंने फिर याद दिलाया, पर उससे पूछना जरूर, जिक्र तो कर ही देना। अब दिवाकर के पूछने से मुझे भाई साहब की बात याद हुई। मैंने कहा,
कुछ नहीं, तुम बतलाओ क्या करें। अरे मियाँ, करना वरना क्या है, चोटी फटकारो और मस्त रहो। आराम बड़ी चीज है और मुंह ढककर सोइए। लापरवाही से कहकर उसे सहसा कुछ याद आया और बोला, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आराम कहाँ, तुम तो आराम के जानी दुश्मन हो ना। तुमने तो अभी या तो थर्ड ईयर की किताबें घोटनी शुरू कर दी होंगी या भारतीय दर्शन पढ़ रहे होंगे। मैंने उदास होकर जवाब दिया, नहीं दिवाकर, मैं शायद आगे नहीं पढ़ पाऊँ। नहीं पढ़ पाऊँ क्या मतलब? फिर हंस पड़ा। सुना किरण जी, हमारे समर साहब सिनेमा का डायलॉग बोल रहे हैं। किरण मुस्कुराई, अभी तक केवल तटस्थ की तरह चल रही थी। हाँ, मैं अनमना होया, खैर अभी तो बहुत दिन है। अच्छा अपनी बताओ, तुम क्या कर रहे हो आजकल? हम? अरे हमें क्या करना है, बस किरण जी और हम। बीच में नाराज हो गई थी कि पढ़ाई हमारे लिए सब कुछ है। अरे ये तो जैसे कुछ है ही नहीं, सो अब हमने अपने को इन पर छोड़ दिया। और वह जोर जोर से हंस पड़ा, किंतु यह देखकर कि मजाक कुछ अधिक चुटीला हो गया है और अपने बीच की ये बातें यूं बता देने इसमें किरण की भवें सिकुड़ उठी। वह एकदम बोला, सो अभी ने माता जी से निपटना है। क्यों किरण जी, माता जी तो खूब नाराज मिलेंगी। तब तो गुस्से में कह दिया, जाओ तुम सिनेमा। अब जो आंखों में धुआं लगा होगा तो वो गालियां दी होंगी कि सुनकर तबीयत ठिकाने लग जाए। हम्म, इस बार किरण ने उपेक्षा से कहा, कहाँ तक दिन रात मरे, 6 महीने में एक बार सिनेमा आए हैं, अब भी गालियां दे तो कोई क्या करे। उनके सामने कहना ये बात, दिवाकर ने चिढ़ाया। मुझे बात बहुत बुरी लगी। कैसा है यह दिवाकर, दिवाकर जो अपनी माँ के बारे में बहू से यूं सुन रहा है, और यह किरण माँ जैसी सास की ऐसी अवज्ञा कर रही है मेरे सामने भी। प्रभा कहती तो सारी प्राण प्रतिज्ञाएं भूलकर उसकी इतनी सी बात पर खींच कर तमाचा देता, और सोचने के साथ ही वह तमाचे वाला दृश्य फिर खौंध गया। किरण की असभ्यता कतई अच्छी नहीं लगी। सुना भाई समर, अचानक मुझसे दिवाकर बोला, ये कई बार मुझसे कह चुकी हैं कि तुम अपनी वाइफ को हमारे यहाँ क्यों नहीं लाते। अच्छा किरण जी, एक दिन इनकी दावत रखो, तब लाएंगे ये भाभी जी को। मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया। किरण मेरी और उत्सुकता से देख रही थी कि मैं दिवाकर की बात का क्या जवाब देता हूँ। जल्दी से कुछ हकलाकर बोला, वह तो अपने घर में है, इस बार आएगी तो जरूर मिलवाऊंगा। बात खत्म हो गई, लेकिन हृदय का जो भाग मेरे अनजाने ही बर्फ की ठंडी सतहों के बीच भी गर्म बच रह गया था, वहां से एक ठंडी सांस उठी। काश काश मैं भी अपनी पत्नी को इसी तरह लेकर सिनेमा जाता। और मुझे याद आया, सिनेमा में ये दोनों कैसे पास पर सिर सटाए आपस में पिक्चर के बारे में बात कर रहे थे। साथ ही सिनेमा के कई दृश्य भी भीतर फुरहरी पैदा करके चले गए। फिर भी इस पत्नी शब्द के अर्थ में किसी भी तरह से प्रभा आती है या इस प्रकार उठने वाली आकांक्षाओं से कहीं उसका भी निवास है, यह मैं मानने को तैयार नहीं था। प्रभा को तो निश्चय ही मैं इस क्षेत्र से बाहर का प्राणी समझ चुका था। मानो जो भी मेरी पत्नी होगी वह कहीं और किसी दूसरे के वश में है, वह प्रभा है ही नहीं। दिवाकर की जिद के कारण खाना वहीं खाया, लौटा तो मेरे साथ फिर वही पुराना 5 घंटे पहले वाला समर भी आया था। जिस घुटन और ऊब को छोड़कर भाग गया था वह ताजा हुआ ही, मानो अभी तक किसी स्वप्न लोक में भटकता रहा था और वह वास्तविक धरातल पर लौट आया हूं। पता नहीं फिर इस कांड ने क्या रूप लिया। हम और भाई साहब भीतर गए तो देखा कि सिर झुकाए सामने प्रभा अपराधिन की मुद्रा में खड़ी है और बाबूजी दुर्वासा का रूप धारण किए हाथ ऊंचे उठा उठाकर गरज रहे हैं। अम्मा भी उसमें कभी कभी अपना सहयोग दे देती। हाथी की सूंड सा घूंघट निकाले भाभी की किवाड़ के पीछे खड़ी हैं। और कोई जगह ना मिली ने दाल बीनने को। बाबूजी ने हमें देखा तो मारे सारे किस्से को नए सिरे से दोहरा दिया। दाल छत पर ही बिनेगी अब। ऐसे ही उस दिन छत पर बाल्टी ले जाकर सिर धोया गया। अरे उस दिन तो मैं चुप हो गया, मुन्नी ने सिफारिश कर दी। बस अब तो खाना सोना भी छत पर होने लगा। क्यों? हमेशा गूंगी की तरह मनुष्य सी घूमती रहेगी, आंखें चुराती रहेगी। कुछ दिमाग ही समझ में नहीं आता साहबजादी का। वहां छत पर तेरा क्या रखा है हमें भी तो पता। मैं आज साफ साफ कह देता हूँ, मुझे ये सब बातें जरा पसंद नहीं। कान खोल कर सुन लो, जाड़े के दिन है, 20 आदमी छत पर धूप खाने का बहाना करके ताक झाक करते हैं। बहू के कायदे से रहो। अरे जी, सबसे बचकर अकेली अगर छत पर ना बैठे तो पड़ोसियों से नैना कैसे लड़ाए। अम्मा ने हमें देखकर और भी जोश में काटा मारा। और भाग भाग कर छत पर जाती ही क्यों है? प्रभा जब से सिर झुकाए बिना कुछ बोले सुन रही थी। इस बात से एकदम झटक कर उसका सिर उठ गया। उसने एक बड़ी तीखी निगाहों से अम्मा की ओर देखा और फिर धीरे से सिर झुका लिया। शायद आंखों में 2 आंसू भी थे। हाँ हाँ ठीक है, पांडे जी की लड़की की तरह भाग ना जाए किसी के साथ। खूब नाराज हो चुकने के बाद
सिर झुकाकर बाबूजी सोचते से बैठक में जाते जाते बोले, अजी कौन पांडे जी? अम्मा ने चौंक कर पूछा। अरे यही अपने मोहल्ले की कौन सी लड़की भाग गई उनकी, बड़ी वाली। घर भी कर भी तो कैसी हथनी सी रखी थी उन्होंने, फिर अपने दोनों हाथ पर मारे। हाय राम हाय, क्या जमाना आ गया, धर्म कर्म तो उठ ही गया। बाबूजी के जाते ही उन्होंने भैया से पूछा, क्यों रे धीरज, किसके साथ भाग गई? अरे किसके साथ भागी होगी, वही होगा मास्टर जो पढ़ाने आता था, भाई साहब बोले। अब जाता हूँ, बाहर जाकर पता लगाऊंगा। हाय कैसा पाप आ गया, देखते देखते सब कर ले हुए हैं, किसी को कानो कान ना पता चलने पावे। कहाँ जाएगी ये धरती प्रभु? अम्मा ने मुख पर अत्यंत कातर भाव लाकर कहा। भाई साहब भी मुड़कर बाहर की ओर चलने लगे। घूंघट उठाते हुए भाभी बाहर निकल आई और अम्मा के पास आकर बोली, अजी ये पढ़ी लिखी लड़कियां जो ना कर ले सो थोड़ा है अम्मा जी। अचानक अम्मा को मूल विषय याद आ गया। बोली, अरे हमारी तरफ से तो जाए दुनिया भाड़ में। अरे लेकिन ये भाग भाग कर ऊपर क्यों जाती है, कौन धरा है इसका वहां? फिर मेरी तरफ देखा। खबरदार जो आज से उधर पैर रखा, मुझसे बुरा कोई ना होगा। भाभी ने अपनी बच्ची अम्मा की गोद में प्यार से देते हुए कहा, अजी लो अम्मा जी, तुम काहे अपना खून जलाए हो? मैं भी मुड़कर चल दिया कि पीछे से अम्मा की वाणी सुनी, अरे खून नहीं जलाऊं तो क्या करूं, इन्हीं लक्षणों के मारे खसम देखता नहीं तक नहीं, और भाई रानी को चढ़ी है जवानी। लड़का बेचारा सूख सूख कर लकड़ी हुआ जा रहा है, कुछ उसको रोग ही नहीं समझ आता। अच्छी आफत गले पड़ी है, मरती भी तो नहीं है कि पाप कटे। गरम दूध मरा, ना निगलने का ना उगलने का, जिंदगी खराब हुई जा रही है लड़के की। मरे तो मैं कल लड़के की दूसरी शादी ना कर दूं। और अम्मा का स्वर भी गीला हुआ है। मैं बाहर चौक में आकर सीढ़ियां चढ़ता हुआ कोठरी की तरफ जाने लगा। यहाँ तो एक ना एक झगड़े रोज लगे ही रहते हैं, कहाँ कहाँ तक ध्यान दिया जाए। लेकिन तब भी चलते समय जो कुछ मुन्नी ने कहा था वह अब भी गूंजे जा रहा था। शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता था, लेकिन बेचैनी भीतर महसूस होती थी। और फिर मैं सिनेमा चला गया। डरते डरते मैं एक बार किवाड़ खटखटा चुकने के बाद यही बेचैनी फिर भीतर से उमड़ने लगी। इसी से छूटने के लिए तो मैं निकलकर दिवाकर के यहाँ चला गया। अब तक भूले रहा, अब सारा दृश्य आंखों के सामने आकर फिर से साकार हो गया। खैरियत यही हुई कि किवाड़ खोलने वाला अमर था, वरना मैं तो हर डांट के लिए तैयार था। उसने कहा, भैया तुम कहाँ चले गए थे? सारे घर वाले नाराज थे, सभी को फिक्र हो गई थी कि जाने कहाँ चले गए। मैंने धीरे से पूछा, अब तो सो गए ना? हाँ कहकर चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर अपनी कोठरी में जा पहुंचा। डर था कि मेरा खाना ढका रखा होगा, देखा खाना नहीं था। संतोष की सांस ली, कपड़े उतारने लगा। मार्च का महीना समाप्ति पर था, ठंड बहुत कम हो गई थी। हम लोग किवाड़ खोलकर भीतर ही सोया करते थे। समय 11:30 या 11:45 का रहा होगा। बाहर एकादशी की चांदनी भरपूर खिली थी। कोहरे के मैल में से धुंधली और अधिक गाढ़ी हो गई लगती थी। मुझे प्यास लगी थी। चारों तरफ देखा, पानी कहीं भी नहीं था। आज यह बात क्या है, ना खाना ना पानी। प्रभा तो अपना काम कभी नहीं भूलती। हो सकता है याद ना रहा हो, एक बार इच्छा हुई टालो, लेकिन फिर आवश्यकता ने मांग की। ऊपर पानी छत के दूसरे सिरे पर दीवार से निकले हुए पत्थर पर जरा सी आड़ में रखा रहता था। वहां तक जाने का आलस्य था। उठकर बाहर आया। ओस काफी पड़ रही थी। पानी की ओर जाते हुए अचानक मैं बुरी तरह चौंक गया। सामने दीवार से लगा कोई बैठा था, सफेद सफेद। दिल धक से रह गया। हे भगवान, कौन है वह? भूत प्रेत से लेकर चोर डाकुओं तक सबकी कल्पना दिमाग में घूम गई। हिम्मत बटोरकर जरा गौर से देखा। 2 कदम और आगे बढ़ा। प्रभा थी, जहां उसे पहचान लेने का संतोष हुआ। वही अतः आश्चर्य भी। यहाँ रात के 12 बजे इस भयंकर ओस और अकेले में बैठी क्या कर रही है? जब यह विश्वास हो गया कि प्रभा ही है तो मैं स्थिर पगों से बढ़ता हुआ पानी की ओर चला गया। रास्ते भर यह सवाल दिमाग से टकराता रहा कि आखिर यह यहाँ क्यों बैठी है। क्षण भर को सोचा, शायद यहाँ बैठे बैठे सो तो नहीं गई। लेकिन जब पास से गुजरते हुए लौटा तो सिसकियों से लगा कि रो रही है। पानी पीकर उसे ध्यान से देखता हुआ चुपचाप लौट आया, लेकिन बिस्तर पर लेटे लेटे करवटें बदलता रहा। रह रहकर कोई पूछता, आखिर रात के 12 बजे यूं अकेली बैठी रो क्यों रही है? रोने की और कोई जगह नहीं मिली? अरे लेटे लेटे रो लेती बाहर, और वो भी आधी रात में। मगर आश्चर्य यह है कि बड़ी बड़ी बातें हुई, ना किसी ने बताया कि वह रोई थी और ना मैंने ही रोते देखा। हमेशा चुप और मनहूस उसे जरूर पाया है, मगर आज क्या हो गया? लेकिन मुझे इन सब में सिर खपाने की क्या जरूरत? जैसे ही यह विचार दिमाग में आया, भीतर की गहराई से कोई धिक्कार उठा। छी,
नीचता की भी कोई सीमा होती है। और फिर ना जाने क्या उल्टी सीधी बातें दिमाग में आती रहीं। सिनेमा में बारूद से पहाड़ उड़ाने का दृश्य था, वह मन में अब अनजाने ही एकदम साफ हो गया। लगा जैसे भीतर कहीं बम गिर गया और आसपास के सारे मकान ढह गए। घायल, भीत, घबराए स्त्री पुरुष चीख चीख कर भीषण कोलाहल मचाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। और यह शोर इतना घना और ऊंचा कि किसी की एक की भी बात साफ सुनाई नहीं देती। सुनाई दे रहा है केवल एक कोलाहल, एक संवेद कोलाहल, एक अंध कोलाहल जो फटने वाले बम की तरह दिमाग में चक्कर खाए चला जा रहा है। बड़ी देर से इस कोलाहल में दो एक आवाजें मुझे लगा कि जैसे साफ सुन रहा हूँ, जैसे किसी शहतीर के नीचे दबी मुन्नी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, भैया भाभी से बोलो। दूसरी आवाज अपनी थी, जो किसी घुटी जगह से आ रही थी, नहीं अभी तो वह अपने घर है, जब आएगी तो उसे जरूर मिलाऊंगा। और इस कोलाहल के पार कहीं ऊंचाई पर लटके भारी गुरु गंभीर घंटे की तरह यह आवाज मन में लगातार बिना रुके गूंज रही थी कि बाहर ओस में रात के 12 बजे एकांत में बैठा कोई रो रहा है। हर बार लगता है जैसे यह आवाज बम फटने पर धूल के फव्वारे की तरह उछलती है और प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में बदल जाती है। मैं न जाने कब तक इस द्वंद्व और उद्वेलन की तूफानी लहरों पर झूलता रहा, कभी तंद्रित अवस्था में तो कभी खूब सचेत जागते हुए। और जब नहीं रहा गया तो फिर धीरे से उठा। उठने के साथ ही मेरा आत्मसम्मान भूत की तरह मेरे सामने रास्ता रोककर खड़ा हो गया। एक बार ठिठका, लेकिन मंत्रबद्ध की तरह मैंने उसे अपने रास्ते में क्रूरतापूर्वक एक तरफ हटाया और बाहर निकल आया। बड़ी झिझक लग रही थी, सीधे उसके पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। फिर सीधा पानी की तरफ चला गया। चांदनी अभी भी वैसी ही चटकीली थी, ओस अब भी वैसी ही पड़ रही थी और प्रभा अभी भी वैसी ही बैठी रो रही थी। धड़कते हृदय को जैसे जोर से किसी ने भींच दिया। घंटा भर तो हो ही गया होगा, अब भी बैठी रो रही है। बिना प्यास के भी थोड़ा सा पानी पिया, फिर धीरे धीरे लौटा। प्रभा के सामने आकर थोड़ी देर ठिठका। आशा कर ही रहा था कि वह चौंकेगी या मुझे देखकर संभलेगी, लेकिन जैसे वहां कोई खड़ा ही ना हो। इस तरह बेखबर बनी वह यूं ही बैठी रही, रोती रही, चुप, न हिली न डुली। अब मेरी समझ में ही ना आया कि क्या करूं, खास कर अपने आने की सूचना दूं। और जब कुछ भी नहीं सूझा तो मैं धीरे धीरे लौट आया, लेकिन कदमों ने उठने से मानो इनकार कर दिया, मानो घुटनों घुटनों दलदल में मेरे पांव फंस गए हैं और बड़ी कठिनाई से एक एक पांव निकालकर मैं चल रहा हूँ, या जैसे कोई पीछे खींचे चला जा रहा है। आखिर मैं फिर मुड़ा और अब बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हुआ। वह यूं ही बैठी रही, मानो किसी ने पत्थर की बना दी हो। थोड़ी देर यूं ही देखता रहा, फिर बड़ी मुश्किल से फंसे गले से फटती आवाज निकली, आधी रात को यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? उसने सिर उठाकर इस बार मेरी ओर देखा, मानो जिंदगी में मुझे पहली बार देखा हो, और फिर एकदम धोती के आंचल में मुंह छिपा लिया। चांदनी में उसकी आंखों में आंसू बिजली की तरह चमक कर छिप गए। रुलाई का वेग दुगना हो गया। मैं कुछ देर और खड़ा रहा। अब मुझे अपनी उपस्थिति वहां बिल्कुल व्यर्थ, अनावश्यक और अपमानजनक लगने लगी। फिर कड़वे मगर इस बार सधे स्वर में कहा, सुबह रो लीजिए ना, उसमें तबीयत खराब हो जाएगी, अब रात काफी हो गई है। बात तो मैं किसी न किसी प्रकार कह गया, लेकिन उस क्षण मुझे लगा कि सोचने और कहने में कितना अंतर है। इतनी सी बात कहने में ही ना जाने क्यों मेरा गला भर्रा आया, भीतर कुछ पिघलने लगा और छाती में गोला सा आकर अटक गया। मैंने घूंट भरा, आपको क्या है, आप जाकर सोइए ना। इस बार पल्ला हटाकर उसने सिर उठाया और जैसे तड़प कर कहा, 1 साल से कभी आपको चिंता हुई कि मरती हूँ या जीती हूँ? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी, अब आप जाकर सो जाइए। उसने सीधी मेरी आंखों में देखकर कहा। आंखों में आंसू खौल रहे थे और वह निगाह जैसे मेरे अणु अणु को भेदती चली गई, जैसे मेरी शक्ति के सारे सागर को उस तीखी अगस्ती निगाह ने एक बार ही पी लिया। ऊपर से नीचे तक मेरे शरीर की शक्ति मानो किसी ने मंत्र के जोर से खींचकर बाहर निकाल ली। निशक्त और टूटा हुआ मैं वर्षों के बीमार की तरह धम से उसके सामने वहीं धरती पर बैठ गया। अपने कांपते और बेजान हाथों को निहायत डरते डरते उसके कंधे पर रखकर भर्राए और खंडित स्वर में कहा, प्रभा, तुम मुझसे नाराज हो? साथ ही मुझे आश्चर्य हो रहा था कि यह कौन मेरे भीतर से बोल रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, उसने एकदम दोनों हाथ बढ़ाकर मेरे कंधे पकड़ लिए और सारी ताकत से ना जाने किस उन्मत्त आवेश में उन्हें झंझोड़ती हुई बोली, मुझे बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या कसूर किया है मैंने तुम्हारा? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दो। चू नहीं करूंगी, तुम शौक से दूसरी शादी कर लो, लेकिन मुझे बताओ तो सही।
और दुर्निवार रुलाई के भीषण उफान में उसके शरीर का रोआ रोआ मानो पिघलकर फूट पड़ना चाहने लगा। अपने को भूलकर वह मेरे कंधे पर झूल गई, मुझसे लिपट गई। रुलाई जैसे उसके मुंह से निकल नहीं रही थी और कोड़ा पड़ने पर भी पीड़ा की तड़पती मरोड़ की तरह उसका सारा शरीर सिसकियों के झटकों में पत्ती की तरह थर्रा उठता था। हिचकी उठती और वह ऊपर से नीचे एक ऐंठन में थरथरा जाती। मुझे खेद भी होश नहीं था कि मैं कब उससे भी प्रबल वेग से रोने लगा। इतने दिनों का दबा लावा अब फटे ज्वालामुखी की तरह फूट फूट कर बाहर आ रहा था। उस निस्पंद और संवेदनशील पत्थर के नीचे से मानो कोई ग्लेशियर उछल पड़ रहा था और बर्फ जैसे जमे पड़े हृदय की एक एक चट्टान गल गल कर आंसुओं के फव्वारों के रूप में निकल पड़ रही थी। एक दूसरे से बुरी तरह लिपटे हम दोनों रो रहे थे, बेहोश, बेसुध। जब भी इस बात का ध्यान आता कि एक निरह बेकसूर किसी की लाड़ प्यार से पाली हुई इकलौती लड़की को लाकर मैंने क्या क्या अत्याचार नहीं किए, कौन कौन रो कहर उस पर नहीं तोड़े, उसे कितनी कितनी यातनाएं नहीं दी, और उसका यहाँ था ही कौन जिसे अपना दुखड़ा रोती, तो हजारों बरछे जैसे एक साथ ही छाती में आ लगते और रुलाई दुगनी चौगनी होकर उमड़ने लगती। उस बेचारी के पास धीरे धीरे घुलने के सिवा चारा ही क्या था। उस क्षण तो ऐसा लगा जैसे आंसू सिसकी तड़प किसी में भी ऐसी शक्ति नहीं कि हृदय के इस पश्चाताप और मन की इस बेचैनी को, इस छटपटाहट और मर्मांतक पीड़ा को बाहर निकाल कर ला सके। बस एक जोश उठ रहा था कि खूब गला फाड़ फाड़ कर पागलों की तरह दोनों हाथ ऊपर उठाए सारे शहर की सड़कों पर भागता फिरूं और तब तक भागता रहूं जब तक कि बेहोश होकर गिर ना जाऊं। शायद तभी कुछ हल्का होगा। कभी एक पल को भी मैंने यह महसूस करने की कोशिश की कि उसमें भी जान है, इसे भी कोई चीज दुख या सुख पहुंचाती है, इसकी भी कुछ अभिलाषाएं और आकांक्षाएं हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। कभी एक बार मेरे मन में यह नहीं आया कि आखिर यहाँ किसके आधार और किसके बूतों पर नौकरों की तरह रात दिन खटती है। यह हमारी खरीदी हुई गुलाम तो नहीं है। उस दिन जिस हाथ से मैंने उसके गाल पर चांटा मारा था, उसी को आवेश में अपनी कपकपाती उंगलियों से सहलाते हुए मुझे लगा कि आज भी वहां पांचों उंगलियां उभरी हैं और आज भी वह जगह दहक रही है। सचमुच उस बेहोश पागलपन में भी मैंने चांदनी की और उसकी कनपटी घुमाकर देखने की कोशिश की कि ये क्या सचमुच वहां उंगलियों के निशान अब भी बने हैं। मन होता था कि अभी छज्जे से कूदकर आत्महत्या कर डालूं, लेकिन किए का प्रायश्चित क्या किसी भी रूप में नहीं हो सकता। ऐसा क्या कुछ भी नहीं है कि जो पिछले किए हुए को पहुंच दे। लेकिन अपनी दोनों बाहों से उसने मेरी गर्दन जकड़ रखी थी और मेरी दोनों भुजाएं उसे बांधी थी। ना जाने कब तक हम दोनों इसी तरह रोते रहे। मुंह से बात निकलने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। जरा सी देर रुक जाते और फिर नए आवेश में रोने लगते। मुझे ऐसा लगता है जैसे काफी समय तक उसे अपना होश ही नहीं रहा। जब मैं उसके अचेत प्राय शरीर को अपनी बाहों में भरकर कोठरी में लाया तो ऐसा लगा मानो किसी जलते मकान के बीच से कड़ियों और दीवारों के ढेर के नीचे से निकाल कर उसे ला रहा हूं और जगह जगह से मेरा शरीर झुलस गया है, कपड़े जल गए हैं, चांदनी छिप गई थी, आसमान सांवला हो गया था। सारी रात हम एक पल को भी नहीं सो सके, एक शब्द भी आपस में नहीं बोल पाए, एक क्षण भी एक दूसरे को नहीं देख पाए, मानो पूरे साल का गुबार आज ही निकल जाना चाहता था। जरा सा अलग होकर देखते और फिर दुगने वेग से चिपक जाते। सवेरा हो गया, कांव कांव कौवे बोलने लगे। किसी के जागने से पहले ही वह उठकर बाहर चली गई। जाते हुए दूसरी ओर मुंह करके सिर्फ इतना कहा, हमें एक पोस्ट कार्ड दे दीजिए। बहुत दिनों से माँ को लिखना चाह रही थी, पैसे नहीं थे। और धोती के पल्ले से आंखें पहुंचती वह चली गई। उस समय मेरी इच्छा हुई कि दीवार से अपना सिर दे मारूं। हाय, रोशनी में हम एक दूसरे का मुंह कैसे देखेंगे। बाहर किरणों की धारियां आड़ी तिरछी बुनाई की तरह छा गई थी।